देखो भाई, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था स्नेल के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल ज़्यादा कराने का रीज़न ये भी है हमारा कि इससे क्वेश्चन वास्तव में पेपर में बहुत आते हैं। मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, अगर किसी परीक्षा में साइंस स्पेशल पूछी जाती है तो ऑप्टिक्स चैप्टर से लगभग 25% सिलेबस ऑप्टिक्स का रहता है। अगर क्वेश्चन 30 होगे ना तो 7-8 क्वेश्चन का वेटेज ऑप्टिक्स करेगा, बहुत बड़ा वेटेज रहता है। और हम इसको इतनी सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा कुछ रटना ना पड़े। कुछ फॉर्मूले ही रटवा रहे हैं, बाकी आपको रटने को ज़्यादा दे ही नहीं रहे। सब चीज़ें एकदम आपको विधिवत एकदम क्लियर साफ सुथरी दे रहे हैं। आपको ये बिल्कुल फंसा रहे ही नहीं, बिल्कुल एकदम क्लिस्ट कर दें, याद करना मुश्किल पड़ जाए। एकदम साफ सुथरी चीज़ें आ रही हैं और आप नोट्स बनाइए इनके और न्यूमेरिकल करिए इनको, तो आपके न्यूमेरिकल रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो चाहे कोई सी हो, आपकी बलेचर टेक्नीशियन ग्रेड 1 क्यों ना हो, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक है। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो देखिए, जो ऑफलाइन आए हुए लोग हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो सभी साइंस की अपलोड है हमारे चैनल पे, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल का नाम यही है जो कोचिंग का नाम है। ठीक है। टेलीग्राम भी हमारा चैनल का नाम यही है जो कोचिंग का नाम है। आ जाओ मेरे भाई, कल आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था बेटा, क्या आपने ये वाला क्वेश्चन घर पे करा था? हमें लगता है एक बच्चा ने सिर्फ करा है और इसका उत्तर बताया हमें कितना, हमें उत्तर बताया इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, है ना। चलो, इन्होंने उत्तर बताया, एक बच्चा करके लाया मात्र, तो और बच्चे ने प्रयास नहीं करा होगा तो टाइम नहीं मिला होगा। तो देखते हैं मेरे भाई इसका उत्तर क्या आएगा। एक बार पिछला रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं हमने आपको क्या क्या पढ़ाया उसका रिवीजन कराएंगे। हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करी थी पिछली क्लास में, याद हो, मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करी थी और उसमें ये बोला था बेटा, याद हो, तो मैंने कहा ऐसे करके मैंने एक मैंने माध्यम का एक सरफेस बना दिया था, याद हो, ऐसे करके। क्या ठीक आ रहा है इसमें, देखना कलर आ रहा है रेड वाला, चमक रहा है, ठीक है। अगर रेड आ रहा है तो मेरे भाई ये बता दो, अगर ऐसे करके मैंने कहा माध्यम ये था N1 और ये था माध्यम N2, हमें ये बता दो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या पहली कंडीशन होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही होगा तभी हो पाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से या विरल से, हाँ, पहली कंडीशन है कि ये वाला होना चाहिए डेंसर कहें तो सघन माध्यम और नीचे वाला होना चाहिए हमारा कैसा, विरल माध्यम होना चाहिए, तभी हो पाएगा ऐसा। आप कहेंगे सर जी ऐसा होगा ना, तो आपको ये भी तो बात पता होगी, अगर कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है ना, अगर कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है, किससे, डेंसर से, सघन माध्यम से, जब विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, कहने का मतलब इतनी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ये बात हर बच्चा समझ रहा है। अगर कोई ये वाला आपतन कोण मान लिया, ये आपतन कोण आई है, तो ये परावर्तन कोण क्या होगा, सॉरी परावर्तन अपवर्तन बोला चाहिए, अपवर्तन कोण आर, रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, आपकी ये बात समझ में आ रही है? अगर हमारे विरल माध्यम में जाएगी तो किरण अविलंब से दूर हट जाती है। अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आपको रटवाया नहीं, सिखाया मैंने, पिछली 2 क्लासों में यही समझाते रहे हम। अच्छा, अब मैंने ये बोला, कोई बच्चा ये बताए कि मैं इस वाले एंगल को अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्या समझे, अगर हम इस वाले एंगल को आई को बढ़ा के इतना कर दें, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा सर ये वाली किरण भी थोड़ी सी ऊपर हट जाएगी। अगर ये वाला एंगल बढ़ाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगी किरण, कहने का मतलब पहले हमारी ये वाली जा रही थी, अब अगर ये जाएगी तो ये वाली किरण ये जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा, तभी एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले सर हमें ये समझ में आ रहा है क्या, बोले सर जी ये बताओ कि अगर हम प्रकाश की किरण इतनी झुका दें, प्रकाश की किरण इतनी झुका दें कि वो दूसरे माध्यम में जाके सीधी सरफेस के पैरेलल चली जाए, क्या समझे, ये सरफेस के पैरेलल चली जाए और इसको इतना झुका दिया है, आपतन कोण इतना कर दिया जाए, क्या बात समझ में आ रही है? इस वाली प्रकाश की किरण को इतना झुका दिया जाए आपतन कोण को कि प्रकाश की किरण बिल्कुल नीचे वाले माध्यम में जाके बिल्कुल सरफेस के सीधे निकल जाए, तो इस वाले कोण को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, कहे तो आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? वह है अधिकतम आपतन कोण जब प्रकाश की किरण क्या नाम सरफेस के सीधी निकल जाती है, कहे तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है।
और आपको परिभाषा मैंने क्या लिखाई थी कल क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण की जब परिभाषा आपको पढ़ा रहे थे मैंने ये लिखाया था, देखो मैंने ये पढ़ाया था, जब अपवर्तन कोण R 90 डिग्री हो तो आपतन कोण I क्रांतिक कोण होता है। ये बताना चाह रहे थे बेटा, जब आपतन कोण I 90 डिग्री हो, जब आपतन कोण I 90 डिग्री हो जाए तो जो कोण आपतन कोण बनना होता है भाई हमारा क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। ये तो बताया था। अब देखो मेरे भाई, अब अगर इस वाली किरण को और थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ बढ़ाएं, अब इस किरण को थोड़ा सा और तिरछा कर दो, मतलब मैंने आपतन कोण को और बढ़ाया, तो पहले तो सरफेस के पास से जा रहा था, अब ये ऐसा जाएगा, क्या समझे, अभी तो ऐसा जा रहा था, अगर हम थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। कहें तो ये वाला एंगल मैंने बढ़ा रखा है, कहें तो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दो एंगल, तो वाला प्रकाश होता है दूसरे माध्यम में न जाके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसकी परिभाषा मैंने यूं लिखाई थी, याद करो, जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जब आपतन कोण I का मान, जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण यहां तक है और ये वाला ज्यादा कर दिया, मैंने कहा जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो ये वाली घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ये वाली परिभाषा बड़ा अच्छे से डेप्थ में कल मैंने बता रखी, समझा रखी, लिखवाया भी कल बाकायदा। अच्छा, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बने थे, मैंने याद करो, मैंने कहा था साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1। मैंने कहा साइन I का मान हो गया क्रांतिक कोण IC क्रिटिकल एंगल, और साइन R का मान हो गया था साइन 90 और बराबर N2 बटे N1 कल पढ़ाया था। और इसका फॉर्मूला बना था साइन IC बराबर क्रांतिक कोण बराबर N2 बटे N1, और ये वाला हमने एक कोष्टक में बंद करवा दिया था, याद करो, ये हो गया था। अच्छा, इसी पर आधारित ये वाला क्वेश्चन था, याद करो। इस वाले में बेटा क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, इस वाले में कहा जा रहा है साधारण कांच के लिए वायु के सापेक्ष अपवर्तन सूचकांक। अच्छा, ये आपको समझ में आना चाहिए, जब कोई प्रकाश का क्रांतिक कोण की बात कर रहा है तो माध्यम कैसा, ऊपर सघन होगा और नीचे कैसा होगा, ये बात तो क्लियर है। और ये बात सिर्फ कहाँ पे, कांच की हो रही है और वायु की हो रही है, तो मैंने कहा ऊपर की तरफ कांच होगा और नीचे की तरफ क्या होगी, बोलो ना, ठीक है। इसमें दे क्या रखा है, कांच के लिए वायु के सापेक्ष अपवर्तन सूचकांक दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5, और वायु की कितनी होती है, n की मान की बात कर लें, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का 1.5, वायु का 1, तो 1.5 बटे 1 आंसर क्या है 1.5, तो ये कांच का हो गया। तब ये कह रहा है कि क्रांतिक कोण क्या होगा अगर अपवर्तन सूचकांक 1.5 है। अब यार ये ध्यान देना, अगर प्रकाश की किरण ऐसी जाएगी, क्रांतिक कोण की बात कर रहा है, तो ये वाला क्रांतिक कोण है तो ये वाली किरण यूं निकल जाएगी, क्या बात समझ में आ रही है, ये आपतन कोण IC हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा मेरे भाई साइन IC बराबर N2 बटे N1, तो साइन IC बराबर हो जाएगा बेटा, N2 का मान कितना है 1 और N2 का मान है 1, N1 का मान है कितना 1.5। आपतन कोण I क्रिटिकल एंगल की बात करोगे तो साइन इनवर्स 1 बटे 1 जो कि विकल्प कौन सा है बेटा, आंसर ऑप्शन नंबर A वाला हो जाएगा। ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं थी, बड़े आराम से दिमाग लगा के सोचो ना, पूरा दिमाग बिठा के सोचो तो समझ में आ जाती है, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दे जो आपको अब दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला अपने आप में। सोचो, हवा में डूबे हुए कांच की स्लैब का आपतन कोण 30 डिग्री है, कितना आएगा 45 डिग्री, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C है, यही ठीक है। अगर 45 डिग्री आ रहा है तो आपका उत्तर सही है। कराएं,
कर रहे हो क्या? नहीं, देखो बात कुछ ऐसी है, इसमें 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखो बात ये है, ये कह रहा है हवा में डूबे हुए कांच के स्लैब का आपतन कोण 30 डिग्री है। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर ये ऊपर कांच है तो नीचे क्या है? और इसमें आपको कुछ और चीज दे रहा है कि ये कह रहा है क्रांतिक कोण 30 डिग्री। क्रांतिक कोण 30 डिग्री का मतलब है ये किरण जा रही है ना, ये वाला एंगल है ना, वो कितने डिग्री है? और हवा का कितना अपवर्तनांक होता है? n बराबर कितना हो गया? हवा का 1 है। क्या हमें कांच का पता है अभी? हाँ, अपने नियम से वैल्यू मत लगाना यार कभी। कांच की ना दियो तुम सीधी 1.5 ठोक दो, जब वो बोले तभी लगाना। अब न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। वैसे अगर पूछे गिलास का तो 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है। अब अपवर्तनांक कितना होता है कांच का? 1.5 होता है, 1.5। अच्छा बेटा, हम ये कहना चाहते हैं अगर ये हमारा ऐसा बनना है तो आपको पता है स्नेल के नियम से साइन क्रिटिकल एंगल बराबर n2 बटे, कोई दिक्कत किसी को? मैं ये कहेंगे साइन IC की बात करोगे ना तो साइन IC का मान दे रखा हमारा 30 डिग्री और बराबर n2 का मान है 1 और n1 का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ये तो ऊपर वाले का ज्ञात करना है। ये मान लिया 1 मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, 1 और 2 मीडियम है। n2 बटे n1, साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1 बटे n1 कितना हो गया? तो n1 का मान कितना निकला भाई? अब देखो इतना निकालने के बाद कांच का निकाल लिया तुमने, क्या अपवर्तनांक? जब इसे अपवर्तक सूचकांक √2 के माध्यम से डुबोया जाता है। अब जो ये वाला आया है ना, इस वाले को √2 माध्यम में डुबे, इस वाले का √2 है तो इस वाले का अब 2, जो अपवर्तनांक आया है तो अपवर्तनांक 2 आया ना, आपका 2 निकला, इस वाले को √2 में डुबोया जाता है। कहने का मतलब अगर √2 में डुबोया जाता है तो क्रांतिक कोण की बात कर रहा है तो मेरे भाई किरण ऐसी आएगी और ऐसी निकल जाएगी, क्या कहते हो? ये होगा। तो ये वाला एंगल पूछ रहा आपसे। अब क्या कह रहा है कि जब इसे अपवर्तक सूचकांक √2 माध्यम में डुबोया जाता है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो बेटा आप ये कहेंगे सर इसमें ऐसा लग रहा है कि साइन IC पूछ रहा है क्रांतिक कोण, तो n2 बटे n1 दैट इज हो जाएगा n2 का मान हो जाएगा √2 और इसका हो जाएगा 2, और साइन क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है तो ये √2 से कट जाएगा, यहाँ पर √2 बचेगा, तो साइन IC बचेगा मेरा 1/√2 और 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की। तो मेरे भाई ये हो जाएगा IC बराबर, ये थोड़ा सा आपको त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ रही है, इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे निकलेगा। प्रश्न को दोबारा पढ़ सकते हैं। हवा में डूबे हुए कांच के स्लैब का आपतन कोण 30 डिग्री है। जब इसे अपवर्तन सूचकांक √2 माध्यम में डुबोया जाता है। अब उस कांच वाले को पता है, अब उसमें √2 वाले में डुबोया जा रहा है तो कांच का लगाना पड़ेगा। ऊपर जो मैंने 2 निकाल लिया था और √2 में डुबो दिया तो n2 n1 की वैल्यू पता थी और क्रांतिक कोण निकाल डाला मैंने। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लेवल का था, तुम्हें बताएं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? मेरे वही बताओ। आप कह रहे हैं कि इसका उत्तर होना चाहिए कौन सा? सी वाला विकल्प, यानी गिलास से पानी। बेटा इस वाले का एक फॉर्मूला याद कर लो, अपवर्तनांक में अंतर बराबर अपवर्तनांक में अंतर जितना ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। बोले क्या कर रहे हो सर जी, ये तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है साइन IC बराबर n2 बटे
अच्छा, हम अगर ये होता फॉर्मूला, अगर बाई चांस ये है नहीं, अगर साइन IC बराबर n1/n2 होता, तो हम ये कहते हैं n1 और n2 का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। क्या कहते हो? अगर ये फॉर्मूला होता, लेकिन है तो ये, अब ध्यान से देखना, हम कुछ समझाने जा रहे हैं तुम्हें। अगर ये वाला फॉर्मूला होता तो n1 और n2 का जितना ज्यादा अंतर होता, n1 और n2 का जितना ज्यादा अंतर होता, IC का मान उतना ही। लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला ये है ही नहीं, एक्चुअल में ये है, हमारा लगता है क्रांतिक कोण का n2/n1। तो इसका मतलब n2 और n1 का अंतर जितना कम होगा उसका क्रांतिक कोण उतना ही ज्यादा होगा। अरे मेरे भाई, यहाँ पर जो n2 की वैल्यू है ना, n2 की वैल्यू और n1 की वैल्यू के बीच जितना कम डिफरेंस होगा, उल्टा भाग लग रहा है n2/n1 का, है ना। तो अंतर जितना कम निकलेगा उतना ही क्रांतिक कोण अधिक होगा। अच्छा, इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है वो हम ही बताने जा रहे हैं। हम थोड़ा शॉर्टकट बताने की कोशिश पहले कर गया हूँ। अच्छा, ये बताओ पानी का कितना होता है? 1.33 और हवा का होता है 1, तो अंतर कितना आया? 0.33 का। सही है, पानी से हवा। अच्छा, इसका बताना, कांच का कितना होता है? 1.5 और हवा का होता है 1, तो अंतर आया कितना? 0.550। और गिलास का होता है 1.5 और पानी का होता है 1.33, आंसर आया 0.17। क्या कहते हो? 0.17। इसका हवा का होता है 1 और ये होता है पानी का 1. भाई चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्रांतिक कोण की बात कर रहा है तो मेरे भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए था, और ये विरल से सघन में भेज रहा है, यानी 1 से 1.33 में भेज रहा है। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है कि पहली कंडीशन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाना चाहिए। सही है ना? तो ये चौथा ऑप्शन तो प्योर गलत था। अब हम बात कर रहे हैं इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है, जो आपके पेपर में अगर ऑफलाइन हो ना डिस्क्रिप्टिव, तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसे निकालेंगे, साइन IC बराबर n2/n1। n2 इसमें n2 की वैल्यू कितनी? 1 और 1/1.33 जो एंगल निकले। फिर इस पे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा निकलेगा 1/1.5, फिर इसका निकलेगा 1.33 और बटे 1.5। समझ पा रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं जिसका अंतर सबसे कम होगा ना उसका एंगल सबसे बड़ा आएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें एक में अगर ज्यादा का भाग लगाओगे ना, अगर एक में ज्यादा, जितना हर ज्यादा होगा ना डिनोमिनेटर जितना हर ज्यादा होगा उतना ऊपर वैल्यू छोटी आएगी, तो छोटी आएगी तो एंगल छोटा होगा। जितना वैल्यू नीचे बड़ा रहेगा ना, अंतर जितना ज्यादा रहेगा, ज्यादा का भाग लगेगा, तो मेरे भाई उतना ही एंगल कम आएगा। और जितना कम अंतर होगा 1.33 1.5, तो अंतर कम, इसका मतलब एंगल बड़ा निकलेगा, क्योंकि n2/n1 हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इसको एक बार गौर करिए। मैंने कहा अपवर्तनांक में अंतर जितना ज्यादा होता है क्रांतिक कोण उतना ही कम होता है, और अपवर्तनांक में अंतर जितना कम होगा क्रांतिक कोण उतना ही। तो क्रांतिक कोण कम किसका है बताओ? सी वाले का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको ज्यादा दिमाग न लड़ाओ, इससे सीधे कहो जिसके अपवर्तनांक में अंतर सबसे कम उसका क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा। अदरवाइज वास्तविक तरीका ये है कि ऐसे रख के वैल्यू निकालो, और ये रख के वैल्यू निकालोगे वैल्यू पता नहीं होगी तुम्हें। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? काटोगे 100 आ जाएगा, 100/133 किसकी वैल्यू होती है? साइन, पता नहीं चलेगी। ये एक्चुअल या मिल जाए 1/√5 मिल जाए, 1/2 मिल जाए तो 30 डिग्री 45 कर लेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें ये लॉजिक निकालना पड़ा कि अपवर्तनांक में अंतर जितना ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई है तो ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन तुम कर पाओगे क्या? बड़े कायदे क्वेश्चन है भैया। क्रांतिक कोण है, सी वाला आंसर है। बेटा ध्यान से देखना इसमें पूछ क्या रहा है। बेटा हमने क्या कहा? बाय इंटरफेस
सी फॉर क्रिटिकल एंगल है, सी फॉर क्रिटिकल क्रांतिक कोण है ये, सी होगा, सी का मतलब। जल और वायु और कांच और वायु का क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, इंटरफेस के महत्वपूर्ण कोणों के बीच में संबंध दर्शाना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था बेटा, हमने कहा अगर अपवर्तनांक में अंतर जितना कम होगा क्रांतिक कोण उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा यहाँ पर देखना आगे, जो क्रांतिक कोण वाटर वाला है, क्रांतिक कोण वाटर वाला है, मैंने कहा जल का अपवर्तनांक 1.33 और वायु का होता है 1, अंतर कितना है 0.33। इसका देखना, कांच का होता है 1.5 और वायु का होता है 1, तो 0.5। बताओ किसका क्रांतिक कोण ज्यादा होगा, इसका या इसका? हाँ, जल वायु का 0.33 और इसका 0.50 है, तो ज्यादा ये है, तो इसका क्रांतिक कोण छोटा, इसका बड़ा, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर। यानी क्रांतिक कोण पानी का ज्यादा होता है कंपेयर टू क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। और आपको बताएं कितना कितना होता है, ये याद भी कर लो अगर हो जाए याद तो। इसकी वैल्यू ऐसे याद करना, ये होता है मेरे भाई, अगर ये मान लिया ऊपर की तरफ गिलास है और नीचे ऊपर की तरफ वाटर है और नीचे की तरफ एयर है, नीचे की तरफ एयर है, ऊपर की तरफ डायमंड है और डायमंड के नीचे एयर है। थोड़ा सा ध्यान देना, क्रांतिक कोण कौन सा है, यही तो है मेरे भाई, यही तो है क्रांतिक कोण, यही तो है क्रांतिक कोण मेरे भाई। पानी के लिए और कांच के लिए उल्टा कर दिया क्या मैंने? थोड़ा सा रुको, क्योंकि बड़ा छोटा क्रम में लगा रहे हैं। किसका निकला? वाटर का ज्यादा निकला, चलो कोई लगा रहने दो। देखो मेरे भाई, इसका क्रांतिक कोण होता है मेरे भाई 48 डिग्री और इसका होता है 42 डिग्री और इसका होता है, क्योंकि इसके बीच का अंतर है 2.42 और ये 1, तो इसका अंतर ज्यादा तो क्रांतिक कोण कम निकलेगा इसका। इसका होता है 24.4 डिग्री। तो पता ये डायरेक्ट ही बच्चे याद रखते हैं कि जो नीट वाली तैयारी कर रहे हो तो वो कहते हैं हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री, कांच का 42 डिग्री, पानी का 48 डिग्री, ये याद करे होते हैं। बताओ किसका ज्यादा? अगर पानी का ज्यादा है और गिलास का, तो मैंने टिक कौन सा किया? ऑप्शन नंबर बी वाला। बात समझ में आ रही है? हल्की फुल्की, हल्की फुल्की नहीं, पूरी पूरी आनी चाहिए, जो बच्चा स्टार्टिंग से लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इस वाले क्वेश्चन को करना मेरे भाई। वो तो सीधा सीधा होता, अगर ऐसा होता ये थोड़ी ना होगा। गलत उत्तर है सेंसिव। आए 10 का थोड़ी ना होगा, 10 कहाँ से आ गया? हाँ, पहला ही उत्तर सही है, पहला वाला उत्तर सही है। अब अच्छा तुम साधारण सी बात समझो, बहुत सिंपल शब्द में समझो। ऊपर वाला माध्यम 1 मान लिया और नीचे वाला माध्यम 1 और 2 मान लिया। बताओ ऊपर वाला माध्यम कैसा होता है? सघन, और नीचे वाला कैसा होता है? यही होगा ना। और ये क्रांतिक कोण की बात कर रहा है क्या? हाँ, क्रांतिक कोण की बात कर रहा है बेटा, ध्यान देना। क्रांतिक कोण का मतलब यही तो है, यही तो क्रांतिक कोण है। सरफेस से निकल जाए सीधा क्रांतिक कोण, आपतन कोण इतना बड़ा हो जाए। अच्छा, ये वाला 90 डिग्री बनना होता है। अच्छा, ये वाला अगर होता है तो हम कहते हैं साइन आई सी बराबर, या क्रांतिक कोण सी कर लो, क्रांतिक कोण सी बराबर N2/N1।
ये तब होता था जब ये ऐसा होता था। लेकिन प्रश्न पढ़ो ध्यान से, इसमें सघन माध्यम को दूसरा, यानी दूसरे को क्या मानना है, सघन मानना है, और एक माध्यम को क्या मानना है। तो मेरे भाई इसका उल्टा हो जाएगा आंसर। सघन को विरल, विरल को सघन मानना है, तो आंसर साइन सी नहीं कोसेक सी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर पहला वाला जाएगा, ये वाला उत्तर होगा। समझ में आ गया कैसे हुआ? क्योंकि आपका क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन क्या है, सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, और सघन से विरल में जाता है तो हम ये मानते हैं पहला वाला सघन और दूसरा वाला विरल। लेकिन पेपर में ऊपर लिख के दे रहा क्वेश्चन में कि सघन माध्यम दूसरा मानिए, दूसरे को सघन मानिए, तो उल्टा हो जाएगा, साइन का कोसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है त्रिकोणमिति, अगर हल्की सी पढ़े हो कोई, साइन का कोसेक होता है, हाँ कॉस नहीं होता है, साइन का कोसेक होता है, और कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, यही होता है ना। कोई बात नहीं, त्रिकोणमिति भी कभी तुम्हारी किस्मत में आएगी और पढ़ के चली जाएगी। चलो आज हम साइंस के इतने ही क्वेश्चन करा रहे, बाकी हम साइंस की क्लास में अगली क्लास में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।